और कैसे हो सारे लोग। और आज का वीडियो बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मैं अब स्पेसिफ़िक उन क्वेश्चंस की ही बात करूँगा और स्पेसिफ़िक उन एडमिशन रिलेटेड, एलिजिबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स को ही छेड़ूँगा जिनकी बहुत ज़्यादा बार क्वेरी आई है या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक? तो बेटा शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज़ सुनो, हर साल कुछ ना कुछ नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ एनटीए और नीट अपने करिकुलम में या ब्रोशर में या जो बुलेटिन वो जारी करते हैं उसमें वो ऐड करते हैं। उसी के अंदर वो सिलेबस के अंदर जो कटिंग होती है वो, या सिलेबस में कुछ ऐड होता है वो, या बेटा एलिजिबिलिटी में या एडमिशन्स क्राइटेरिया में जो भी चेंज होता है वो सारी चीज़ें वो बुलेटिन में डाल देते हैं। तो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इससे पहली वीडियो में दी थी वो भी बुलेटिन से ही थी, और अब जो मैं वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो भी बुलेटिन से ही है। लेकिन वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी बेटा वो काफ़ी फास्ट थी, तो रैपिड रिवीजन जैसा एक टॉपिक मानो। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वह स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी की बात करने वाला हूँ, और उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपकी वो क्वेरीज पक्का क्लियर हो जाएंगी जहाँ पर वो डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, और जो नए डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बिल्कुल आकर बात कर सकते हैं। और बेटा आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए वीडियो लाने में देरी हो जाती है क्योंकि अभी ये नया नया चैनल है और बहुत सारे काम हैं हमें भी, तो उसकी वजह से वीडियोस में देरी होती है। अगर ये लाइव सेशन हो रहा होता तो वीडियो को कभी भी लाइव चलाया जा सकता, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो पहले रिकॉर्ड करनी होती है और फिर हम सामने आते हैं, फिर आप कमेंट करते हैं, फिर मैं आंसर देता हूँ। ये लंबा प्रोसेस है। तो बेटा जल्दी जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जिनको इनकी ज़रूरत है वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि बेटा जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हिट हो और हम अपना ये लाइव सेशंस भी चालू कर सकें। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो बेटा एक चीज़ सीख, देखो मैं हर चीज़ जो है इस बार लिख कर लाया हूँ, वैसे मैं लिख कर ही लाता हूँ। तो ब्रोशर बेटा मैंने निकाला तो है नहीं, बुलेटिन जो 2024 का है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा बिल्कुल नोट डाउन कर लिए हैं। आप चाहो तो नीट की वेबसाइट पे ब्रोशर निकाल कर, बुलेटिन निकाल कर 2024 का क्रॉस चेक कर सकते हो। पर बेटा टाइम इधर उधर वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है। ठीक बेटा, देखो सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा क्वेरी इस बात की आती है कि भैया कि मेरे दोनों हाथों में से किसी एक हाथ में प्रॉब्लम है, या तो मेरा एक हाथ ठीक से काम नहीं करता है, या इस हाथ की सेंसेशन नहीं है, या इस हाथ में पावर कम है, बहुत पावर कम है, इतनी कम कि मैं पेन भी होल्ड नहीं कर सकता, और अगर मैं पेन होल्ड भी कर लूँ तो मैं उससे लिख नहीं सकता। तो बेटा देखो क्लियरली एनटीए ने मेंशन किया हुआ है, नीट वालों ने मेंशन किया हुआ है अपने बुलेटिन में, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या मेंशन किया हुआ है, आप उसका क्या मतलब निकालते हो। देखो, बोथ हैंड्स इंटैक्ट मतलब दोनों हाथ होने चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। तो बेटा जिसका एक हाथ है वो खुद समझ ले कि वो ये नीट क्या कहना चाह रहा है आपसे, एनटीए क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, विद इंटैक्ट सेंसेशन मतलब दोनों हाथ भी हों और दोनों हाथों में सेंसेशन भी हो, मतलब महसूस भी कर सके, वो हाथ महसूस भी कर सकें। नेक्स्ट क्या है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत हो ये भी नहीं, लेकिन बहुत कम ताकत हो, इतनी भी ना हो कि पेन को होल्ड करके लिख सकें आप, तो भी बेटा वो आपको मना कर रहा है, एलिजिबल नहीं मानता एमबीबीएस के लिए। और रिजर्वेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर बात हो रही है एमबीबीएस कोर्स की। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की, अभी रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंड रेंज ऑफ मोशन मतलब कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन आपके हाथों का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ का रेंज ऑफ मोशन कहीं रुका हुआ है और एक एंगल से वो नहीं चलता है। मान लीजिए आपकी कलाई एक जगह इंटैक्ट हो गई है किसी वजह से, अब ये मूव नहीं करती, फिंगर्स मूव करती हैं, हाथ मूव करता है लेकिन कलाई मूव नहीं कर पा रही, ऐसे नहीं होता। तो बेटा उस कंडीशन में आप मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एनटीए। ठीक, नेक्स्ट, और बेटा यही बात थी हाथों के बारे में, और इस बात से आप अपना हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेरी आपके दिमाग में है कि मेरे हाथों में ये प्रॉब्लम है और इस वजह से क्या मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो बेटा इसका जवाब आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन हम तो वो मानेंगे जो एनटीए ने आपको नोटिफिकेशन या बुलेटिन में 2024 के दिया है। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। बेटा लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब इसमें हम बात करेंगे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की क्या परसेंटेज होनी चाहिए जिसके अंदर आपको मिलेगा रिजर्वेशन।
रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन मिलेगा एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए नीट में 2024 में। तो बेटा आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी 40% या 80% के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम 80 हो सकती है और मिनिमम 40 हो सकती है। अगर 40 से कम आपकी परसेंटेज है तो बेटा आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप एमबीबीएस तो कर पाएंगे लेकिन रिजर्वेशन के कोटा से एडमिशन नहीं ले सकते। पीडब्ल्यूडी के कोटा के लिए आपको 40 से 80% के बीच में आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं बेटा ब्लाइंडनेस का केस। किसका? ब्लाइंडनेस या लो विजन या लो हियरिंग या बेटा डीफनेस का जो केस है उसको एक साथ ही बुलेटिन ने कैटेगराइज किया हुआ है। बेटा हियरिंग के केस में तो उन्होंने एलिजिबिलिटी की बात ही नहीं की है। सच बताऊं तो उन्होंने बात ही नहीं किया कि मतलब सीधी सी बात ये है कि वो लोग, वो बच्चे, मेरे वो भाई या बहन जो बेटा सुन नहीं सकते किसी भी तरीके से, थोड़ा भी साउंड वो नहीं सुन सकते, 100% वो डीफ हैं, तो बेटा वो लोग को वो एनटीए एडमिशन्स के मतलब एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल नहीं मानता है। ठीक, अब क्या हो कि आपकी हियरिंग एबिलिटी या लो विज़न की जब बात करें, आप बिल्कुल अगर अंधे हैं तो बेटा आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे, एमबीबीएस के लिए आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो आप अगर लो विज़न केस के हैं, मतलब आपको दिखाई तो देता है लेकिन कम दिखाई देता है, तो बेटा इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन दी हुई है आर पार की, बिल्कुल क्लियर समझे। हियरिंग वाले का जो मैंने बीच में छोड़ा उसको भी यहीं से क्लियर करूँगा, एकदम कट टू कट पॉइंट बता रहा हूँ। देखो सुनो, पहली बात, अगर आपकी लो विज़न की जो डिसेबिलिटी है 40% से कम है, ठीक, 40% से कम है, तो एक बात सुन लो बेटा, वो आपको एलिजिबल मानते हैं एडमिशन के लिए। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। देखो 40% से ज़्यादा हो अगर क्या विजिबिलिटी की डिसेबिलिटी, लो विज़न की डिसेबिलिटी अगर 40% से ज़्यादा है तो एमबीबीएस के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है आपका एनटीए। एक और बात बेटा, ख़त्म नहीं हुई बात को सुनो अभी। 40% से अगर कम है आपकी लो विज़न डिसेबिलिटी, 40% से कम, तो एमबीबीएस तो आप कर पाएंगे लेकिन रिजर्वेशन नहीं देगा आपको, एनटीए रिजर्वेशन नहीं देगा। बात समझ में आ गई? अगली बात, तो आप बोलोगे भैया 40% से कम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, 40% से ज़्यादा हो जाए तो एमबीबीएस करने को ही मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिजर्वेशन के लो ब्लाइंडनेस वालों को मिलता ही नहीं है? मिलता है बेटा। अब यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है, मतलब यहाँ पर ही है गरारी, यहाँ पर ही है वो पॉइंट जो समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट क्या है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, तो देखो क्या लिखा है एनटीए ने, 40% से ज़्यादा है तो एमबीबीएस नहीं कर सकते, लेकिन बट अगर आपकी देखने की क्षमता को, आपकी विजिबिलिटी को इन्हेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है किसी डिवाइस की मदद से, किसी डिवाइस की मदद से, मतलब एडवांस लो विज़न एड, किसी डिवाइस की मदद से अगर आपकी विजिबिलिटी को, देखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और उसको घटाकर 40% से नीचे ले आए, मतलब 40% से अगर पहले ही नीचे है तो एडमिशन तो मिल जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिजर्वेशन चाहिए तो 40% से ज़्यादा की लो विज़न होनी चाहिए और वो किसी मदद से, किसी एड की मदद से, किसी डिवाइस की मदद से अगर कम हो जाए, 40 से नीचे हो जाए, तो बेटा आपको एमबीबीएस में एडमिशन तो वैसे ही मिलना ही है 40 से नीचे, अब रिजर्वेशन भी मिलेगा। ये है बेटा पेज। बस इस बात को थोड़ा फिर से दोबारा से सुनना पीछे जाके वीडियो में, अगर एक बार में समझ नहीं आई हो तो। ठीक, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है बेटा। यही केस लो हियरिंग पर भी बिल्कुल यही पॉइंट है, लो हियरिंग का भी बिल्कुल यही पॉइंट है बेटा। ठीक, अगली बात करते हैं बेटा। अगली चीज़ है ब्लड डिसऑर्डर। वैसे डिसऑर्डर तो बहुत सारे हैं पर क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड थे मैंने उनकी बात की। तो बेटा ब्लड डिसऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर कैटेगरी है, पहली हीमोफीलिया, दूसरी थैलासीमिया और लास्ट है सिकल सेल एनीमिया। इन तीनों की क्राइटेरिया बिल्कुल सेम टू सेम है, तो किसी को इन तीनों में से जो भी डिसीज़ है सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा। पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा, 40% से 80% के बीच में अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पीडब्ल्यूडी कोटा, मतलब विद आपको पीडब्ल्यूडी कोटा के साथ ये आपको रिजर्वेशन
मिलेगा। 40% से नीचे है तो एमबीबीएस कर सकते हैं पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और 80% से ऊपर ये डिसेबिलिटी या ब्लड डिसऑर्डर तो बेटा एडमिशन ही नहीं मिलेगा, एमबीबीएस कर ही नहीं सकते। बस बेटा आई होप मैंने वो मेजर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं जिनकी बात हो रही थी। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ जो क्वेश्चंस कमेंट में थे। तो बेटा पहला क्वेश्चन एक बच्चे का है, नाम मैं नहीं लूँगा। बेटा वो बच्चा मुझसे बोल रहे हैं कि अगर हमारी डिसेबिलिटी टेम्परेरी है, क्या है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। बेटा डिसेबिलिटी कार्ड दो तरह का होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी, इसका मतलब जो कि लाइफ टाइम चलने वाली है, क्योर नहीं, और पहली है बेटा आपकी टेम्पररी, जो कि ठीक भी हो सकती है। तो बेटा टेम्पररी के केस में मैंने बच्चों को रिजेक्ट होते हुए देखा है, अपने आंखों के सामने रिजेक्ट होते हुए देखा है। और बेटा हर जगह आपको टेम्पररी डिसेबिलिटी कार्ड से रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर बाय चांस पहले कभी ऐसा होता हो या नीट में आपको ऐसा करवा दिया जाए कि जो डॉक्टर्स आपकी एक बेटा, क्योंकि मैंने बताया कि नीट में वैसे भी नया सर्टिफिकेट बनता है, आपका वो सर्टिफिकेट आपको एग्ज़ाम दिलाएगा लेकिन रिजर्वेशन नहीं दिला सकता। एग्ज़ाम में रिजर्वेशन मतलब एग्ज़ाम में रिजर्वेशन दिलाएगा, लेकिन एडमिशन में रिजर्वेशन के लिए आपको एनटीए जो हॉस्पिटल्स की लिस्ट दे रखी है जिसने, और वो लिस्ट के लिए आप मेरी वीडियो देख लेना। तो जो लिस्ट दे रखी है, जैसे दिल्ली में हमारा सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग से एक हफ्ता पहले, नोटिफिकेशन आएगी। और जब आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जाके बेटा आपको एक नया सर्टिफिकेट बना कर देंगे वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स का एक पैनल। तो बेटा वो आपके पुराने सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक एडमिशन के लिए एक टेम्पररी छोटा सा सर्टिफिकेट बनेगा। आपका वो सर्टिफिकेट हाथों हाथ ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा, ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा काउंसलिंग वेबसाइट पर एमसीए की, और वहाँ पर जाकर बेटा आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कोटा के साथ। अगर वहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट बेटा आपकी डिसेबिलिटी जितनी भी थी, जितनी भी आपकी है, अब वो टेम्परेरी को अगर मान लेते हैं तो बेटा वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे डॉक्टर बने और आपके भी सपने पूरे हों, ठीक। लेकिन बेटा मैं एक बात पहले ही क्लियर करूँ कि टेम्परेरी और परमानेंट में ये अंतर तो है, और इस बार ये मेंशन भी है, ठीक। अगर बेटा पर ट्राई ज़रूर करना, एग्ज़ाम भी देना, ट्राई भी करना, और अगर बेटा वो आपको टेम्परेरी के बाद भी आपका सर्टिफिकेट बना देते हैं, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि एटलीस्ट बेटा इन दी एंड है तो वो डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर्स हैं भी तो बेटा इंसान ही ना, वो भी आपकी जर्नी देख चुके हैं, वो भी इस जर्नी से होकर गए हैं, है ना, AIPMT, नीट, इन जर्नी से, मेडिकल कॉलेज, इन सब जर्नी से होकर गए हैं, तो बेटा वो आपको समझ सकते हैं, ठीक। तो उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। और एक क्वेश्चन बेटा मेरे पास आया है, बच्चा है अदनान वो मुझसे बोलता है बेटा कि आप बेटे का इस्तेमाल मत किया करो, जो आप बार बार बेटा बोलते हो, तो आदत हो गई है, क्या करूं, ठीक है, और कोशिश करूंगा कम करने की। और उस अदनान ने बेटा एक नेक्स्ट बात बोली है कि हमें फ्यूचर डॉक्टर्स मत बोला करो। तो बेटा ये बात मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्यों आपको फ्यूचर डॉक्टर ना बोलूँ। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं बिल्कुल, और आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं जानता हूँ कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, तो बेटा मैं आपको फ्यूचर डॉक्टर बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या कमी है। अगर आपको लगता है कि बेटा इसका एक रीज़न मुझे वैलिड सा दे दो नीचे, तो फिर मैं आपको फ्यूचर डॉक्टर बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन जब तक तो मैं आपको फ्यूचर डॉक्टर बोलूँगा, और मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी कोई मदद की हो, तो प्लीज़ बेटा इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी बेटा इसके सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम लाइव सेशन शुरू कर सकें। और बेटा मैं नीट के लिए 12th क्लास, 11th क्लास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बेटा जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे जेई के लिए, उनको मैथ्स, इन चारों सब्जेक्टों की क्लास बेटा वहाँ पर देता हूँ अपने इसी SVP इंस्टीट्यूट के चैनल पर। और अभी नया नया अपना चैनल है, आई होप हम जल्दी ग्रो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम मतलब मदद का पैगाम पहुंचा पाएंगे। तो वहाँ से भी आप तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो, वेल एंड गुड, सारे टीचर अच्छे होते हैं। आप चाहो तो मेरी वीडियोस भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, और हो सकता है कि वहाँ से आपको कुछ और भी सीखने को मिले, आपकी नीट की प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, एक कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा मेरा भी हो जाए। बस बेटा आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, सब्सक्राइब चाहिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।